देखिए लास्ट क्लास के बाद अब आज की क्लास में स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम। इसी पे क्लास हमने खत्म करी थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें पढ़ने थे। फेराडे ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? देखो हिंट दे रहा हूं आपको, तीन करा था हमने, तीन एक्सपेरिमेंट थे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1, यस, ऐसे ही करके नीचे आएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2, और ऐसे ही नीचे करके एक आएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3। अब आपको ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स का पार्ट है। हर एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस भी हमारे कोर्स का पार्ट बनेंगी। तो पहला एक्सपेरिमेंट की टोटल 6 ऑब्जर्वेशन बनी थी। 6 की 6 ऑब्जर्वेशन मैंने सारी की सारी लिख दी हैं, वो आपको शेयर भी कर दी हैं। लिखकर आना होगा आपको अगली क्लास तक। आज की क्लास में लिखने का काम भरपूर है, ठीक है। इतना शायद लिखने का काम अभी तक नहीं मिला होगा आपको, जो आज की क्लास में मिलने जा रहा है। काफी सारा काम है लिखने का। तो क्योंकि ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखकर आनी होगी, अभी लिखेंगे ना तो बहुत कम पॉइंट डिस्कस कर पाएंगे हम। तो ये लिखकर आना होगा नेक्स्ट क्लास तक, राइट। तो 6.1 के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग ही गया था इस फिगर का। ये कॉइल है, साथ में गैल्वेनोमीटर लगा है, एक मैग्नेट है। इस एरो का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में सीखा था, मोशन। वेरी गुड, ये मैग्नेट इस तरह मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर आपने ये फिगर लास्ट क्लास में बना ली थी तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनाई थी तो एक बार अब बना लेना। बना ली थी तो रहने देना, ठीक है। मेरे को कुछ समझाना है इसलिए मैं वापस बना रहा हूं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसा कुछ सेटअप यूज किया था फेराडे ने। एक उसने कॉइल ली थी जिसको नाम दिया है C1। इसके साथ कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, साथ में कनेक्टेड है, साथ में रखा गया था एक मैग्नेट, और मैग्नेट को चलाया गया था इस तरफ। और इस पर्टिकुलर मैग्नेट का अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बन रही हैं ये। तो फैराडे की पहली ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि जब उसने इस मैग्नेट को मूव किया, ये मैग्नेट को जब मूव किया, तो मूव करने पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक पॉइंटर लगा होता है, वो डिफ्लेक्शन तब देता है जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास करता है। तो यहां पर उसने जब मैग्नेट मूव किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, तो उसको यह समझ में आ गया कि इस कॉइल नंबर 1 में करंट बन रहा। तो मैग्नेट के चलने पर कॉइल इस गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है। लेकिन जब ये मैग्नेट चल रहा है तो आप जरा चेक करो, क्या अभी के लिए सिर्फ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हुई नजर आ रही हैं हमें? अगर मैग्नेट चलेगा तो क्या चलने पर अब दो की बजाय लेट से चार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जानी शुरू हो गई? तो बात उसको यह समझ में आ रही है अभी के लिए कि जब इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदल रही है, तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट पाया जा रहा है। तो इस लूप के अंदर C1 नाम के व्हाइट वाला जो सर्किट मैंने बनाया है, इसके अंदर करंट मिल रहा है। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन उसकी ये देखी कि जब उसने इस मैग्नेट को रोक दिया, मैग्नेट को रोक दिया, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एकदम जीरो वाली लोकेशन पे खड़ा हो गया। गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो लोकेशन जहां मार्क होती है, पॉइंटर वहां पे खड़ा था। मतलब देर इज नो डिफ्लेक्शन इनसाइड गैल्वेनोमीटर जब मैग्नेट को रोक दिया गया। लेकिन मैग्नेट को अगर आप रोक दोगे तो गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो फैराडे ये बोल रहा है कि जब हमने इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर, मान लो अब चार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मैग्नेट अगर रुक गया तो चार ही जाती रहेंगी विद टाइम। तो अगर इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कांस्टेंट कर दी जाए तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो दो ऑब्जर्वेशन क्या बन रही है, प्लीज ध्यान से सुनना। मैग्नेट को मूव कर रहा था तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, मैग्नेट को रोक दिया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा। समझा क्या रहा है वो कह रहा है जब मैं मैग्नेट को मूव करता हूं तो इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या है वो बदल रही है, और जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदलती है तो इसमें करंट आता है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदलनी बंद हो जाती है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदलनी बंद हो जाती है, जब मैग्नेट को रोक दोगे तो करंट भी नहीं बन रहा होगा। चलेगा, दो ऑब्जर्वेशन। आगे की बातें सुनते हैं इसके बारे में। आगे क्या चीज नोटिस करी फैराडे ने, वो देखो। इस फिगर के अंदर अगली चीज उसने ये नोटिस करी। अभी ये सारी ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाना चाह रहा हूं, वो देखो आप। अगली चीज ये नोटिस करी फैराडे ने, ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक मैग्नेट है।
मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब उसने मूव किया था इस कॉइल की तरफ, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही थी, गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। ये गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता है वो कुछ ऐसा सा दिखता है। एक जीरो मार्क होता है, जीरो के राइट साइड पे भी नंबर होते हैं, लेफ्ट पे भी नंबर होते हैं। तो अभी ये पॉइंटर किसी एक तरफ डिविएटेड नजर आ रहा था जब आप नॉर्थ पोल को एक लेके जा रहे थे कॉइल की तरफ। फिर फैराडे ने ये पाया, उसने नॉर्थ पोल को दूर लेके गया। जब वो नॉर्थ पोल को दूर लेके गया तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, लेकिन सेम डायरेक्शन में आ रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर अगर इस तरफ जा रहा है और पहले वो इस तरफ जा रहा था, ऐसा तब होता है जब सर्किट में करंट की डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। मान लेते हैं अगर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर पहले इधर जा रहा था, तो लेट से सर्किट में करंट इस सेंस में दौड़ रहा है। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर उल्टा जा रहा होगा ना, तो जो यहां की डायरेक्शन होगी उससे उल्टी डायरेक्शन में अब करंट जा रहा होगा। तो करंट की डायरेक्शन पलट गई होगी यहां। तो करंट की डायरेक्शन बदल रही है कब? ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा जा रहा है जब आप नॉर्थ पोल को पास लाते हो तो भी करंट डेवलप होता है, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में होता है। नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हो तो डायरेक्शन कोई दूसरी पाएगी। ठीक है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी। आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया? अगली चीज जो ऑब्जर्व हुई वो ये, मैं कोशिश कर रहा हूं ये दोनों फिगर अगर एक ही पेज पे आ जाए तो बेहतर होगा समझने में। यहां पर देखो, नॉर्थ पोल जा रहा था कॉइल की तरफ। नीचे वाली फिगर में साउथ पोल जा रहा है कॉइल से अवे। दोनों एक्सपेरिमेंट्स में नॉर्थ पोल का पास आना या साउथ पोल का दूर जाना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सेम सेंस में आ रहा था। ये मैंने सेम कलर का रखा है दोनों, येलो येलो कलर का। तो जब आपका नॉर्थ पोल पास आ रहा है या फिर साउथ पोल दूर जा रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट डेवलप हो रहा होगा सर्किट में, इससे ये पता चल रहा है। तो नॉर्थ पोल का पास आना, साउथ पोल का दूर जाना एक जैसी इंफॉर्मेशन है। वो ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। और सुने, यहां पर नॉर्थ पोल का दूर जाना या फिर इसका उल्टा क्या होगा, साउथ पोल का पास आना। तो यहां पे नॉर्थ का दूर जाना, अगर डिफ्लेक्शन इस तरफ आ रहा था तो साउथ पोल के पास आने पर भी डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में ही पाया गया है। ऐसी भी कुछ ऑब्जर्वेशंस बनी। एक आखिरी ऑब्जर्वेशन और है, फिर हम एक एक करके सारी ऑब्जर्वेशंस दोबारा पढ़ेंगे अभी। लास्ट ऑब्जर्वेशन ये भी देखी थी उसने। ऐसा पाया फैराडे ने कि जब उसने मैग्नेट को काफी तेजी से मूव किया तो गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा था। जब गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है वो तब होता है जब सर्किट में करंट ज्यादा डेवलप होता है। और मैग्नेट को जब उसने धीरे धीरे मूव किया तो गैल्वेनोमीटर में कम डिफ्लेक्शन आ रहा। ये भी एक ऑब्जर्वेशन देखी गई थी। तो मैग्नेट को तेजी से मूव कर रहा था तो ज्यादा डिफ्लेक्शन, धीरे मूव कर रहा था तो कम डिफ्लेक्शन, रोक रहा था तो नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। जितनी बातें मैंने अभी बोली है इनको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये विद टाइम अपने आप याद हो जाएंगी। लेकिन ये 6 पॉइंट्स में समराइज की गई हैं सारी बातें। अब वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 का कुछ नाम दे दिया है। वो नाम देखो क्या दिया है। करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। करंट पैदा हो रहा है लेकिन मैग्नेट के कारण पैदा हो रहा है। तो करंट इंड्यूस हो रहा है बाय द मैग्नेट। चलेगा इतनी चीज? ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंटल का सेटअप है, ये इसकी हेडिंग है। अब इसके टोटल 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स में से पहले 3 पॉइंट अब आप पढ़ो। ये वाली फिगर को आप देखना चाहो तो देख सकते हो अभी के लिए। इस फिगर के साथ पहले 2 पॉइंट पढ़ लो, फिर आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। चलो रीडिंग लगा लो। आई थिंक पहले 2 पॉइंट क्लियर होंगे हमें। चलेगा? ठीक है, अगले 2 पॉइंट्स पढ़े, थर्ड एंड फोर्थ।
चौथा पॉइंट कोई वो वाली बात है, नॉर्थ का पास आना और साउथ का दूर जाना एक जैसी इंफॉर्मेशन थी, है ना। थर्ड और फोर्थ रिलेट कर पा रहे हो आप? हम्म। लेकिन फोर्थ को लिखा इस तरीके से हुआ है कि नॉर्थ को अगर पास लाओगे तो जिस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर जाएगा, चौथे पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, नॉर्थ को अगर पास लाओगे कॉइल के तो गैल्वेनोमीटर जिस डायरेक्शन में जाएगा, अगर साउथ को पास लाओगे तो गैल्वेनोमीटर उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे बात की गई है साउथ पोल का सिमिलर मोशन अगर करोगे और नॉर्थ का भी सिमिलर मोशन करोगे तो साउथ पोल के मोशन पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन उल्टी आएंगी जो नॉर्थ पोल के सिमिलर मोशन में आ रही है। इस सेंस में वो कोई बात को रखा गया। चलेगा ये पॉइंट? फाइन। स्टिल अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट के ऊपर चर्चा और होनी चाहिए, कोई पॉइंट आपको एकदम क्लियर नहीं हो रहा है, क्लास के बाद आप रुक के पूछ के जा सकते हो उस पॉइंट को, ठीक है। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ शायद थोड़ा बहुत तो गेन हो ही रहा होगा ये वाली बातें। पांचवा और छठा पॉइंट भी प्लीज पढ़ लीजिए, फिफ्थ एंड सिक्स। चलेगा ना? ठीक है, चलेगा तो फिर चलते हैं भाई आगे फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 पे चलते हैं। ठीक है, ये तो वही फिगर्स आ गई जो भी हम देख रहे थे। ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिए हैं, तो आराम से आपको लिखकर आना होगा अगली क्लास तक। 6.2 पर बढ़ते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये है सेकेंड एक्सपेरिमेंट का सेटअप। इस सेटअप में आपको इतना पोर्शन तो कॉमन नजर आएगा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी रखा था फैराडे ने। एक कॉइल है, साथ में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बदलाव आ गया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इस जगह पे क्या नजर आ रहा था? मैग्नेट था, वेरी गुड। लेकिन अब मैग्नेट नहीं है, अब एक कॉइल है और कॉइल के साथ बैटरी वगैरह कुछ लगी हुई है। जब आपने कॉइल के साथ बैटरी लगाई तो बैटरी को ऐसा लगा अरे पूरा रास्ता तो कंप्लीट कर दिया आपने। तो बैटरी का अगर आप पूरा रास्ता तार के थ्रू कंप्लीट कर देते हो तो बैटरी के कारण सर्किट में करंट डेवलप होता है। अगर कभी कभी कुछ और भी डेवलप हो जाता है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहां पर हमारा बैटरी के कारण सर्किट में करंट डेवलप होता है, और करंट डेवलप होने के बाद ये करंट, ये जो ब्लू कलर की लाइंस है, ये समझ पा रहे हो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ही करंट आया इस कॉइल के अंदर तो ये कॉइल खुद से अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। अगर इसको रिलेट करना चाहो आप चैप्टर 5 के साथ भी रिलेट कर सकते हो, वहां पे एक टॉपिक आता है करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। अगर आपको वो रिलेट होता है तो बहुत अच्छी बात कि ये बिल्कुल जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, इसकी भी सेम बनती है। लेकिन अगर आप ना भी रिलेट करना चाहो तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि करंट अगर आ रहा है तो करंट के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, वो यहां पे दिखाई गई है। ठीक है, तो बार मैग्नेट की जगह एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एक करंट कैरिंग कॉइल को रखा गया। अब आप सोचो क्या इस कॉइल को अगर मैं मूव करूंगा इधर या फिर मूव करूंगा अवे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉइल में करंट डेवलप हो जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इसके थ्रू चेंज कराओगे तो यहां पे करंट डेवलप हो रहा होगा। पहले मैग्नेट को मूव करते हुए चेंज, मैग्नेट को चलाते हुए करंट डेवलप होता था, यहां पर इसको चलाते हुए करंट डेवलप हो जाएगा। कॉइल 2 को मूव करोगे तो करंट देखा जा रहा था। तो इसके अंदर टोटल 4 ऑब्जर्वेशन बनी थी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। वो चारों की चारों ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं अब हम, ध्यान से देखना। अब आप यहां पर पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का नाम देख लो क्या डाला गया है, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। यहां करंट पैदा तो हो रहा है लेकिन दूसरे कॉइल में करंट बह रहा है, उसके कारण ही पैदा हो रहा है। इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, और ये जब चल रहा है इधर उधर मूव कर रहा है तो यहां करंट पैदा हो रहा है। तो करंट ही मेन सोर्स है ना, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, फिर आपने चलाया तो यहां करंट आया। तो कितना बढ़िया टॉपिक है ये।
करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, करंट से ही करंट पैदा हो रहा है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट था। यस, ध्यान देते हुए चल रहे हो आप अच्छे से, बढ़िया। 4 पॉइंट्स, चारों के चारों आप पढ़ लो अब ये पॉइंट्स। इसमें से आप एक चीज मेरे को बताओ कि इस पर्टिकुलर इन 4 पॉइंट्स में से थर्ड पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं पाया गया था जब देर इज नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का कोई मीनिंग समझाना चाहेगा? क्या मीनिंग होता है इस टॉपिक का? हाँ जी प्रांजय बताओ। दोनों जब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, वेरी गुड, ये एक केस है। देर इज वन मोर केस, दोनों स्टेशनरी हो, दोनों स्टैटिक हो, दोनों रेस्ट पर हो। बिल्कुल, चैप्टर पॉइंट नंबर 3 के 2 पॉइंट होते हैं, तो दोनों अगर आपको क्लियर है बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। यहां पर ऑब्जर्वेशन ये बनी थी कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं पाया गया था जब रिलेटिव मोशन नहीं था। एक्चुअल में यहां पे दो सिचुएशन हुई थी। पहली सिचुएशन ये देखी फैराडे ने, कॉइल नंबर 1 को उसने रोका, कॉइल नंबर 2 को भी रोक के रखा, दोनों को रोक के रखा, तो ये देखा उसने गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। जिसका मीनिंग वो ये कह रहा है कि अगर ये भी रुका हुआ होगा, ये भी रुका हुआ होगा, तो नंबर ऑफ लाइंस जितनी भी जा रही होंगी दे विल रिमेन कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ लाइंस कांस्टेंट होंगी तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि डिफ्लेक्शन तब आता है जब नंबर ऑफ लाइंस चेंज होती हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस अगर 4 जा रही हैं अभी के लिए और ये दोनों रुके हुए हैं, तो कोई भी चेंज नहीं महसूस होगा इस कॉइल को, तो देर इज नो करंट। एक तो ये वाली बात आई। एक और सिचुएशन भी पॉसिबल है पॉइंट 3 के अंदर, वो ये, कॉइल नंबर 1 को अगर आप लेट से 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ चला दो, और कॉइल 2 को भी सेम 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ चला दो, तो दोनों को अगर आप सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चला दोगे, तो क्या दोनों के दोनों अगर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो इस कॉइल से जितनी लाइंस अभी जा रही हैं, आगे चल के भी सेम नंबर ऑफ लाइंस ही जा रही होंगी, दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसको भी कहा गया है देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो नो रिलेटिव मोशन में दो केस बनते हैं, या तो दोनों रुके हुए हो, या दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, इधर चला लो या इधर चला लो। तो दोनों केसेस में इन इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं देखा गया, क्योंकि दोनों सिचुएशन जो केस में बोल रहा हूं, नंबर ऑफ लाइंस फिक्स रहेंगी। चलेगा इतनी चीज? यस। तो एक तो इसका पॉइंट नंबर 3 पे थोड़ा सा बात करनी थी, वो मैंने कर ली। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के छठे पॉइंट के ऊपर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं मुझसे, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा रिविजिट करवा रहा हूं, है ना। मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं आपको एक बारी जरा दोबारा बता ही दूं इसके बारे में। वो ये, एक बारी दोबारा पढ़ो, ये वो मैग्नेट वाला केस है।
स्टिल मैं इस पे आपका फोकस चाहता हूं, क्योंकि इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं तो गलती नहीं लगनी चाहिए। यहां पर अब वो बोल रहा है बार मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रखा। ठीक है, हो सकता है आप समझ भी गए हो इस कहानी को, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम बार मैग्नेट को, जनरली क्या हो रहा था, अभी तक मेरी जितनी भी कहानी थी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को लेके, हम बार बार ही बार मैग्नेट को चलाया करते थे। बात अब ये की जा रही है कि अगर हम बार मैग्नेट को अपनी जगह पे फिक्स कर दें, तो लेट्स से ये कॉइल हमने इधर ले लिया, कॉइल लेट्स से वहां पर है, और ये बार मैग्नेट को आपने स्टेशन रखा, इसको नहीं मूव कर रहे। अब अगर आप इस पूरे के पूरे सेटअप को, कॉइल को अगर आप मूव करते हुए ले आओगे, ठीक है ना, तो लेट्स से ये हमारे पास कॉइल है, ये कॉइल को हमने पकड़ लिया। अगर आप इस कॉइल को मूव करते हुए ले आओगे बार मैग्नेट की तरफ, कॉइल अगर मूव करता हुआ है, तो आपको क्या लगता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब कॉइल मूव कर रहा है, मैग्नेट नहीं कर रहा। देखो, पूरा पढ़ने के बाद भी आंसर एक आ तो आ ही गया कि नहीं आना चाहिए, जबकि उस पर लिखा है कि आना आना चाहिए, चाहिए। आया आया था। तभी मैं कह रहा हूं ना कि नहीं ध्यान दिया होगा कईयों ने। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का छठा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप मैग्नेट को रोक के रखते हो, लेकिन अगर आप कॉइल को चला लेते हो, तो कॉइल को चलाने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया था। रीजन बीइंग, क्योंकि जब कॉइल भी मूव करता हुआ आएगा, तो नंबर ऑफ लाइंस, जब ये थोड़ा दूर होगा तो खाली 2 लाइंस जा रही हैं, जब ये और पास आएगा तो लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी। लाइंस तो चेंज होती हुई तब भी नजर आ रही है ना। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैग्नेट मूव करके ही आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज कर सकते हो। आप इसको चला लो, कॉइल को चला लो, तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखते हुए इसको कांस्टेंट रखा, इसको चलाया। अब एक बारी छठा पॉइंट दोबारा पढ़ लो, अब शायद याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हमने इस पे बात करी है। सर। हाँ, एक सेकेंड, आई थिंक वीडियो रुक गई थी। हाँ, यस सर। ओहो, जो बीच में अभी रुक गया था, मैं ये समझा रहा था यहाँ पे कि मैग्नेट को अगर हम रोक दें और कॉइल को, तो मैं ये चीज बता भी रहा था, आई थिंक अब भी ठीक है। यस, तो मैग्नेट को अगर आप रोक दो और कॉइल को अगर आप चलाते हुए ले आओ, तो जब कॉइल अभी थोड़ा दूर था तो खाली 2 लाइंस जा रही हैं, कॉइल अगर पास आ जाएगा तो नंबर ऑफ लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी। तो कॉइल अगर आपका पास आना शुरू होगा, तो भी इसके थ्रू जो नंबर ऑफ लाइंस जा रही है वो चेंज होंगी। तो मैग्नेट को रोक लो, कॉइल को चला लो, तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पाया गया, ऐसा छठा पॉइंट कह रहा है। तो जरूरी नहीं है मैग्नेट मूव करके ही डिफ्लेक्शन पाया जाएगा, मैग्नेट रोक के कॉइल को चला लो, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा नंबर ऑफ लाइंस को चेंज करना है। ठीक है, तो अब आप ये छठा पॉइंट जो रह गया है जिन जनों का, प्लीज एक बारी देख लो। और सर आपने रिलेटिव मोशन वाली कौन सी बात बताई थी? रिलेटिव मोशन पे सो में ये वाली बात बोली थी कि या तो दोनों कॉइल, वो एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर लिखा गया है रिलेटिव मोशन वाली बात, या तो दोनों कॉइल रुके हुए हों या दोनों कॉइल सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। ये 2 कंडीशन होती है रिलेटिव मोशन ना होने की। तो दोनों टाइम पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं पाया गया था। ये रिलेटिव मोशन ना होने की कंडीशंस होती है। ये रिलेटिव मोशन ना होने की 2 कंडीशन हो गई ना, कि ये जो 2 कॉइल है, या तो दोनों रुकी हुई हो तो रिलेटिव मोशन नहीं है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी नहीं मूव कर रही, या दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो। जब आपका डिस्कनेक्ट हुआ था तो यही बात कर रहे थे। तो ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन से सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसको लगेगा मेरे से जितनी लाइंस जा रही हैं उतनी जा रही हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलेंगे, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। चलेगा, बढ़ सकते हैं ना आगे? सर जी अगर हम ठीक है। कॉइल टू ठीक में है। करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। हाँ, करंट टू, कॉइल टू में अगर करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर जाने की बजाय ऐसे जानी शुरू हो जाएंगी, तो भी परफेक्ट इस सर। कॉइल के लिए वो एक तरीके का चेंज माना जाएगा, तो भी ठीक। डिफ्लेक्शन आता है, तो भी आएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ इसके एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो आप अगर अपने पॉइंट को और स्ट्रांग बनाने के लिए समझना चाह रहे हो तो बिल्कुल ऐसा होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो वो पिछले वाले के नॉर्थ और साउथ वाले केसेस की तरह ही हो जाएगा ना। बिल्कुल नॉर्थ और साउथ वाले केसेस की तरह हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन वंस अगेन,
फैराडे की ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं है वो, ठीक है ना, ठीक। इसका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, चलेगा, वो ऐशा की ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, आखिरी एक्सपेरिमेंट, फैराडे का आखिरी एक्सपेरिमेंट। आखिरी एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है 6.3 लिखा हुआ है अब। क्या ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप काफी हद तक 6.2 जैसा दिख रहा है? यस, 6.2 जैसा तो है। एक वेरिएशन है, कहां वेरिएशन हो रहा है बताओगे आप? की लग गई है, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे रहे हो, की लग गई है। तो फेराडे ने यहां पे अब की लगा दी भाई। अब की लगा के उसने क्या ऑब्जर्व किया, देखो कितनी बढ़िया ऑब्जर्वेशन बनी उसकी। उसने ये काम किया कि जैसे ही की को किया क्लोज, तो जब की ओपन थी तो इस कॉइल में कोई करंट नहीं दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही की को क्लोज करोगे करंट आ जाएगा। जैसे ही करंट आएगा तो ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेगा कॉइल। तो इस कॉइल वन को लगेगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो एक भी लाइन मुझ में से नहीं जा रही थी, की को क्लोज करते ही लाइंस जाना शुरू हो गई, तो इसको तो चेंज महसूस हुआ। चेंज महसूस हुआ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। तो जैसे ही की बंद हुआ उस इंस्टेंट पे डिफ्लेक्शन आया। लेकिन देखा क्या गया कि जब फैराडे की को क्लोज करके साइड में खड़ा हो गया, मूव नहीं कर रहा अब इसको, कॉइल कॉइल टू को मूव नहीं कर रहा, की को बंद करके साइड में खड़ा हो गया। क्या लगता है आपको, क्या गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन मेंटेन रहेगी या वो पॉइंटर वापस जीरो पे आ जाएगा? पॉइंटर वापस जीरो पर देखा गया। ये ऑब्जर्वेशन थी कि जब आपने की को क्लोज किया तो एक डिफ्लेक्शन आई इस तरफ, लेकिन वो डिफ्लेक्शन कंटिन्यू नहीं रही, पॉइंटर खिसका नहीं रहा, पॉइंटर वापस जीरो पे आ गया। पॉइंटर खिसका तब रहता है किसी गैल्वेनोमीटर में जब करंट दौड़ता रहे सर्किट में। इसका मतलब ये कह रहा है फैराडे कि जब वो की को बंद करके, की को क्लोज करके साइड में खड़ा होता है, तो की बंद करते समय तो नंबर ऑफ लाइंस का चेंज महसूस होगा, उस इंस्टेंट पे तो कॉइल को लगे अरे एकदम से लाइंस आ गई, तो इसको चेंज महसूस हुआ लाइंस का। जब की बंद हुई थी तो डिफ्लेक्शन आया। लेकिन जब पॉइंटर वापस जीरो पे जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इस सर्किट में करंट खत्म भी हो रहा है, विच मींस बंद करने पे लाइंस आना तो शुरू हुई, लेकिन अब लाइंस कांस्टेंट हो गई ना, चेंज थोड़ी ना हो रही है समय के साथ। जब आप बंद करके साइड में खड़े हो जाओगे तो इसका मतलब तो ये है ना, इसकी अब कहानी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो करंट नहीं पैदा होगा। तो पॉइंटर को लगेगा अब करंट नहीं है सर्किट में, वापस जीरो पे चले जाओ। तो डिफ्लेक्शन कब पाया गया, जिस समय पे आपने स्विचिंग एक्शन किया। स्विचिंग एक्शन मीनिंग समझ रहे हो ना, जिस समय स्विच बंद किया तो आपको लगा पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आया, लेकिन जब हमने स्विच को बंद करके रखा तो पॉइंटर वापस जीरो पे आके खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, अब उसने की को ओपन किया, उल्टा खोल दिया। की को ओपन करोगे तो क्या होगा, करंट खत्म हो जाएगा इसमें से, की ओपन हो गई, करंट खत्म होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी खत्म हो जाएंगी। तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, बट ऑपोजिट साइड आया। ये ऐसी ऑब्जर्वेशन बनी थी कि जब आप स्विच को बंद करते थे तो जिस तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा था, ओपन करने पे उल्टी तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा था, क्योंकि ओपन करने पर भी कॉइल को लगेगा अरे थोड़ी देर पहले दो तीन लाइनें जा रही थी, अब तो एक भी नहीं जा रही। ओपन करने पे तो करंट ही खत्म हो गया, लाइंस खत्म हो जाएंगी, चेंज फिर महसूस होगा इस बॉडी को। तो इसको लगेगा मुझ में से अब कोई बदलाव नहीं आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया ऑपोजिट साइड में। लेकिन अगर आप ओपन करके फिर साइड में खड़े हो जाओ, फिर वापस आ जाएगा, वेरी गुड, पॉइंटर फिर वापस आ जाएगा। क्योंकि जब आप ओपन करके साइड में खड़े हो जाओगे तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही और विद टाइम चेंजेस ही नहीं आ रहे कोई। इसका थ्रू जब आपने ओपन कर दिया तो एक बारी को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन घट के जीरो हुई, उसके बाद जीरो ही मेंटेन हो गई, लाइंस में चेंज नहीं आ रहा है, तो करंट की वैल्यू यहां पे फिर जीरो हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या ऑब्जर्वेशन बन रही है एक्सपेरिमेंट 3 में, जब आप स्विच दबाते हो तो डिफ्लेक्शन आता है, जिस डायरेक्शन में आता है फिर वो वापस जीरो पे चला जाता है जब आप स्विच बंद करके रखते हो। स्विच ओपन करते हो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट तरफ जाता है, लेकिन स्विच अगर ओपन करके रखोगे डिफ्लेक्शन फिर दोबारा जीरो चला जाएगा। ऑब्जर्वेशन सारी समझ में आ रही है हमें? इसमें टोटल अगेन 4 ऑब्जर्वेशन बनी है थर्ड एक्सपेरिमेंट में। पहली 3 आपको समझ में आ जाएंगी, पहली 3 अब पढ़ते हैं। इसका ध्यान में रखते हुए पहली सर 3 ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन इस नाम पढ़ लो आप पहले। हाँ जी, पूछिए, कुछ डाउट आ रहा है?
सर ये मतलब हम कह सकते हैं लॉस ऑफ करंट है, या फिर लॉस ये ऑफ करंट वाला? मतलब लॉस ही तो हो रहा है, मतलब जो करंट जो भेजा जा नहीं रहा नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप अपने नाम मत दो, जो ऑलरेडी नाम दिए हुए हैं दोस्त वो नाम देने हैं हमें। चेंजिंग करंट बोलेंगे उसको, ठीक है? चेंजिंग करंट बोल रहे हैं इसको, करंट की वैल्यू को हम बदल रहे हैं। तो यहां पे नाम क्या दिया हुआ है? करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। करंट यहां पर पैदा हो रहा है इस कॉइल में, जब दूसरी कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। जब आप स्विच ऑन करते हो करंट आ जाता है, स्विच ओपन करते हो करंट चला जाता है। तो करंट की वैल्यू इस सर्किट में चेंज हो रही है, ऐसा नाम लिया गया। तो इसको बोलते हैं करंट इंड्यूस होगा बाय चेंजिंग करंट। फिर इसके टोटल 4 ऑब्जर्वेशन थी, चारों पढ़ लो। पहली 3 समझ में आ जाएंगी, चौथे पे मेरे को थोड़ा ध्यान दिलवाना पड़ेगा। और पहली 3, चारों पढ़ो, पहली 3 आई थिंक आप समझ सकते हो। तो इस वाले में बिना मूवमेंट के करंट इंड्यूस हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंट 3 में? हाँ वेरी गुड, इसमें बिना मूवमेंट के करंट इंड्यूस हो रहा है एक्सपेरिमेंट 3 में, सही कह रहे हो। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं अभी ये चौथा पॉइंट। शायद पहले 3 पॉइंट काफी हद तक आपको समझ में आ रहे होंगे। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट बेसिकली कॉम्बिनेशन है चैप्टर 5 और 6 का। चैप्टर 6 जो अभी आपका चल रहा है, और 5 की इंफॉर्मेशन भी उसमें डाली गई है। यहां पे कोई आयरन रॉड की बात की गई है। समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। हुआ ये, फैराडे ने ऐसा काम करके देखा, ऑब्जर्वेशन उसकी ऐसी बनी। जैसे ही उसने की को बंद किया, तो यहां पे की को जैसे ही हमने क्लोज किया तो यहां करंट बना। अब यहां पर अगर करंट बना तो करंट बनने से इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है? अब क्या किया फैराडे ने, दोनों कॉइल के अंदर एक एक आयरन का टुकड़ा डाल दिया, आयरन रॉड इंसर्ट कर दी दोनों के अंदर। लेकिन अभी समझाने के लिए आपको मैं एक ही जगह आयरन रॉड डाल रहा हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी मेन। तो लेट से हमने एक जगह पे आयरन रॉड डाल दी, दोनों जगह डालने से कहानी और एम्पलीफाई हो जाएगी। जो मैं बात अभी बोलने वाला हूं उसी का बड़ा वर्जन बस होने वाला है। तो अभी के लिए लेट से हमने एक जगह आयरन रॉड डाल दी। आयरन रॉड डालने से क्या होता है, जब आप की को बंद करोगे तो करंट आएगा, करंट से अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो इस अब लोहे के टुकड़े को लगेगा कि मैं खुद किसी की मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट हूं। अगर इस लोहे को लगेगा मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट बन गया, तो अब चैप्टर 5 में एक टॉपिक आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये जो आयरन है, जो लोहा है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पार्ट है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ही बेहतरीन होती हैं, जिनको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं, खुद मैग्नेट बन जाते हैं। तो लोहे के टुकड़े को जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होगा की बंद करने पे, तो ये लोहा खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये खुद अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी शुरू कर देता है। तो इस कॉइल को क्या लगता है, कॉइल 1 को, अगर लोहा ना होता तो खाली लाल वाली लाइन, खाली 2 लाइंस की के बंद होने पे इसको चेंज होती हुई नजर आ रही थी। कि की जब ओपन थी तो एक भी लाइन नहीं जा रही थी, की के बंद होते ही ये 2 लाल वाली लाइंस नजर आएंगी जब लोहे का टुकड़ा नहीं था। लेकिन लोहे का टुकड़ा डाल के अगर की बंद करोगे तो इस कॉइल को लगेगा कि 2 तो लाइन इसकी और 2 इसकी खुद की, तो टोटल 4 लाइंस इसके थ्रू जानी शुरू हो गई है।
तो लोहे के टुकड़े आने से इस कॉइल को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज महसूस होगा की के बंद करने पे। तो ये पाया गया कि लोहे के इंसर्ट होने से डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का बढ़ गया था। रीजन ये होता है कि लोहा खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसके कारण कॉइल को लगता है कि मेरे थ्रू जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा चेंज हो गई। चलेगा? कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा पॉइंट नंबर 4। तो एक बार आप रीडिंग दोबारा लगा लो, आई थिंक पहले से थोड़ा बेहतर होगा इसकी रीडिंग अब। ये चैप्टर 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, चौथा पॉइंट। ठीक है, चलेगा? फाइन। अब ये जो चार हमारे, ये जो तीन हमारे पास ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। इसके लिए आई थिंक आप 4 पेज छोड़ लो, क्योंकि आपको फिगर वगैरह भी बनानी है ये सारी, है ना। और ये 4 4 पॉइंट, एक में तो 6 पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। 4 पेज आपको जनरली चाहिए होंगे। 4 पेज छोड़ के अगली हेडिंग डालो, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ ईएमआई। जब आप फैराडे के लॉ लिख रहे होगे तो लिखते समय एक बात का ध्यान रखना प्लीज, यहां पर तो कंटिन्यूएशन में लिखे हुए हैं, ऐसी कंटिन्यूटी में नहीं लिखना आपने, ऐसे लिखना। इतने के लिए लिखना फर्स्ट लॉ, एक दो लाइन का गैप छोड़ना। इस स्टेटमेंट को फर्स्ट लॉ कहते हैं जो मैंने लिखी है अभी। एक दो लाइन का गैप छोड़ना। अब मैं ग्रीन कलर से यूज कर रहा हूं, इस पे लिखना सेकंड लॉ, एक हेडिंग डालना सेकंड लॉ, और फिर ये वाली चीज लिखना, ये वाली स्टेटमेंट लिखना। 10 के बाद सेकंड लॉ के अंदर ही ये वाला एक्सप्रेशन भी लिखोगे आप। फिर अभी हम समझेंगे ये सब क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे हमें 10 15 मिनट लगेंगे इसको समझने में, पूरे टॉपिक को। लेकिन इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी हम, ठीक है ना। तब जाके क्लैरिटी आएगी इसको यूज कैसे करना है इन बातों को। लेकिन अभी पहले लिख लो आप, प्लीज कंटिन्यूटी में मत लिखना। ठीक है, फर्स्ट लॉ हेडिंग डाल के इतना लिखना लाल वाला, फिर एक दो लाइन छोड़ के सेकंड लॉ हेडिंग डालना सेकंड लॉ, और फिर ये वाली बातें लिखना। तो और एक बार इसके बाद वो आयरन वाला पॉइंट फिर से बता देना, सुन मुझे ये समझ नहीं ठीक आया है, कि वो मैग्नेटिक क्लास के फील्ड एंड में लाइंस करते हैं। ठीक है, क्लास के एंड में बात करते हैं समय।
चलिए शुरुआत करते हैं। इसका सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ में इसने कोई वर्ड यूज किया है, इंड्यूसेस एन ईएमएफ। थोड़ा सा समय लगेगा इसको समझने में, पहले इसको समझते हैं फिर वापस पूरा लॉ पढ़ेंगे हम। इंड्यूसेस एन ईएमएफ का क्या मीनिंग है, इसके लिए जरा हम यहां पर आते हैं वापस। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी, देखो मान लो हमारे पास ये हमने लिया एक कॉइल, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की फिगर बना रहा हूं अभी मैं। तो ये है कॉइल C1 और लेट्स से ये आपके पास एक मैग्नेट था। मैग्नेट को आपने इसकी तरफ चलाया, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ बन रही हैं। अब हमने ये चीज नोटिस करी कि जब ये मैग्नेट को हमने इस तरफ चलाया कॉइल की तरफ, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। मतलब इस सर्किट में कोई करंट बन रहा है, कोई करंट आ रहा है जब आप मैग्नेट को चला रहे हो। ठीक है, अब हुआ क्या, फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट करने से पहले फैराडे को या बाकी लोगों को यह चीज ऑलरेडी पता थी कि अगर इस सर्किट में लेट्स से अगर कोई बैटरी लगी हुई होती, अगर कोई सेल या कोई बैटरी लगी हुई होती, तो ये सेल के कारण करंट डेवलप हो सकता है किसी भी सर्किट के अंदर। यहां पे जो करंट डेवलप हो रहा है उससे पहले लोगों को इतना पता था कि सेल के थ्रू सर्किट में करंट डेवलप हो सकता है। लेकिन फैराडे ने क्या नोटिस किया, फैराडे ने ये नोटिस किया, क्या फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट में इस पूरे के पूरे कॉइल में कहीं पे कोई सेल लगा हुआ है क्या? नहीं, बिना सेल के करंट डेवलप हो रहा है। कोई नई चीज दिख रही है उसको। तो करंट को देखने के लिए पहले लोगों को पता होता था कि सेल चाहिए, लेकिन अब बिना सेल के करंट डेवलप हो रहा है, ऐसा कुछ देखा था उसने। हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ी सी बात करी थी इससे रिलेटेड। तो अब जब उसको ये नजर आया कि बिना सेल के करंट नजर आ रहा है, तो उसने अपनी एक थ्योरी रखी। थ्योरी उसने ये रखी कि ऑलरेडी लोगों को जो चीज देखने की आदत है, ये सर्किट उनको वैसा ही दिखाओ। मेरी बात धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसा लोगों को सर्किट देखने की आदत है वैसा ही सर्किट उसने दिखाया। क्या कहा उसने, फैराडे सेड कि आप एक काम करो, जब जब इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मीनिंग समझ लो ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना। तो जब भी इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो चेंज होगा, तो आप इमेजिन करना कि इस सर्किट में एक बैटरी आ गई है, ऐसा इमेजिन कर लेना। लेकिन ये जो बैटरी आ गई है, इसके लिए उसने नाम दिया कि इस बैटरी को हम नाम देंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ये वर्ड फर्स्ट लॉ में यूज हुआ है। इस वर्ड का एक मीनिंग होता है, इंड्यूस्ड का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, इसका मीनिंग होता है टेम्परेरी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड मतलब टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब ये वो कहना चाह रहा है कि आप ऐसा इमेजिन करो कि इस सर्किट में कोई बैटरी आ गई है लेकिन टेम्परेरीली आई है। जब तक आप इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदल रहे होगे, ये बैटरी तब तक आपको नजर आ रही होगी। जैसे ही आपका ये कॉइल, जैसे ही इस कॉइल के थ्रू नंबर ऑफ लाइंस चेंज होना बंद हो जाएंगी, मान लो मैग्नेट को रोक लिया मैंने, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी खत्म हो जाएगा, ये खाली तार पड़ी है। इट इज नॉट अ फिजिकल बैटरी। ये सच्ची का कोई सेल नहीं है यहां पे खड़ा हुआ। जैसे रिमोट में हमारे सेल लगते हैं, तो वो वाला सेल नहीं है कोई सच्ची का यहां पे लगा हुआ कि वो हर समय लगा रह जाएगा। नहीं, वो ऐसा इमेजिन करने को कह रहा है कि जब भी किसी सर्किट के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो आप एक बैटरी इमेजिन कर लो, लेकिन वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहला रहा है, विच मींस वो थोड़ी देर के लिए पैदा हो रही है बैटरी। तब तक के लिए पैदा हो रही है जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं उसका पहला लॉ, धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होता है वो लॉ। यहां से लेकर यहां तक ध्यान दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे के हिसाब से whenever there is change in magnetic flux linked with the circuit, तो दिमाग में रखो वो वाला एक्सपेरिमेंट नंबर 1। जब भी किसी सर्किट के साथ मतलब C1 कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो चेंज होने पर देयर इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सर्किट। एक टेम्परेरी बैटरी डेवलप हो जाएगी सर्किट में। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन वो अपने पहले लॉ में दे रहा है। चलेगा ये चीज? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, यहां से सेकंड लॉ चालू हो रहा है।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब वो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू दे रहा है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू का मतलब ये है कि ये जो बैटरी आपको इमेजिन करनी है, ये बैटरी कितने वोल्ट की इमेजिन करनी है, सेकंड लॉ इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड लॉ ये कहता है कि आपने मान लो ये इस सर्किट को आपने डेल्टा टी टाइम के लिए देखा। ये एक्सप्रेशन आपने लिख लिया है जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसलिए इसको मत लिखना। डेल्टा टी टाइम के लिए आपने इस सर्किट को देखा। डेल्टा टी स्टैंड फॉर टाइम इंटरवल। और इतने टाइम के अंदर लेट से आपने ये पाया कि इस सर्किट के साथ डेल्टा फाइव बी, इस डेल्टा फाइव बी में डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फाइव बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, पिछली क्लास में सिंबल आया था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल है। डेल्टा फाइव बी क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अगर किसी चीज को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वर्ड यूज होता है फिजिक्स में रेट। तो यहां पे रेट वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कोई चीज समय से डिवाइड होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे, ये जो डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी है, इसको वो नाम दे रहा है, इस रेशो को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट मतलब डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इस रेशो को नाम दे रहा है। और वो ये कह रहा है कि आपने जो इसका आंसर आएगा उतने ही वैल्यू की बैटरी इमेजिन करनी है। और बैटरी की वैल्यू कितने वोल्ट की वो बैटरी आएगी, उसका सिंबल दिया है उसने ऐसा ई जैसा। तो ये इतनी वैल्यू की बैटरी आपको इमेजिन करनी है, ऐसा उसका सेकंड लॉ कहता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ को लिखने का हमारा ये तरीका है। वैल्यू को जनरली हम ऐसे मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने ऑलरेडी जो एक्सप्रेशन लिखा था उसमें मॉड डाला था, तो ये वैल्यू आ रही है बैटरी की जो इस एक्सप्रेशन से निकल कर आएगी, डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी से। इसको मैं रिलेट करता हूं ऑब्जर्वेशन के साथ, शायद आप थोड़ा ज्यादा गेन कर पाओगे, लेकिन ध्यान से सुनना प्लीज। अगर हमने ऐसा ऑब्जर्वेशन में पाया था, क्या मैग्नेट को अगर तेजी से चलाओगे तो करंट ज्यादा डेवलप हो रहा था, ऐसी ऑब्जर्वेशन थी कोई। अगर मैग्नेट को धीरे धीरे चलाओगे तो करंट कम पैदा हो रहा था। तो फेराडे ने पता है क्या अपना लॉ दिया? फेराडे ने ये कहा, अगर मैग्नेट को तेजी से चलाओगे मतलब इस कॉइल के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा हो रहा होगा। तेजी से चलाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स तेजी से चेंज हो रहा होगा। अगर फ्लक्स तेजी से चेंज होगा तो इसकी वैल्यू अगर हाई होगी, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे ये जो बैटरी आपको इमेजिन करनी है इसकी वैल्यू ज्यादा इमेजिन करना। और अगर ये बैटरी ज्यादा वैल्यू की इमेजिन होगी तो ऐसा सोचना ये ज्यादा बड़ी बैटरी ने ज्यादा करंट डेवलप कर दिया है। तो उसको जो ऑब्जर्वेशन मिली थी कि मैग्नेट के तेजी से चलने पे करंट ज्यादा आ रहा है, उसको इस तरीके से अपनी थ्योरी में इनकॉर्पोरेट कर रहा है कि मैग्नेट अगर तेजी से चल रहा है मतलब इस कॉइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा इसी को बैटरी की वैल्यू मान लो। ये ज्यादा होगा तो बैटरी की वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी, बैटरी की वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी तो करंट भी ज्यादा डेवलप हो रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड, सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखो, अगर मैग्नेट को आप धीरे धीरे मूव करोगे तो मैग्नेट धीरे धीरे चलेगा तो इस कॉइल के साथ फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या लगता है आपको? कम वैल्यू का होगा। गुड। अगर ये कम वैल्यू का होगा तो बैटरी भी छोटी वैल्यू की निकल कर आएगी, क्योंकि इसी को वो बैटरी की वैल्यू मानने को कह रहा है। तो बैटरी भी कम वैल्यू की निकल कर आएगी। और अगर बैटरी कम वैल्यू की निकल कर आएगी इसका मतलब करंट भी कम डेवलप कर रही है ऐसी बैटरी। तो जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी फैराडे की, उसको इसने इस फॉर्मूले के थ्रू सजाया। एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी उसने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बैटरी की वैल्यू से आप रिलेट करेंगे। बैटरी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा, बैटरी कम होगी तो करंट कम, लेकिन बैटरी डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड लॉ को एक बारी मैं आपको बताऊं कि ये किस सेंस में है। पहला लॉ आपको ये कंडीशन बताता है कि किस कंडीशन में आपको बैटरी इमेजिन करनी है। वो ये बताता है अकॉर्डिंग टू फैराडे, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, जब भी किसी सर्किट के साथ फ्लक्स चेंज होगा बैटरी इमेजिन करनी पड़ेगी। सेकेंड लॉ आपको ये बताता है बैटरी किस वैल्यू की इमेजिन करनी पड़ेगी। तो पहला लॉ है कब इमेजिन करनी है, सेकेंड लॉ है कितनी इमेजिन करनी है। देख लो ये मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब आपको दोनों लॉ क्लियर है। पहला लॉ क्या कह रहा है? कब इमेजिन करनी है। दूसरा लॉ कहता है कितनी इमेजिन करनी है। बस ये लॉ है, इसमें आपको पूरी कहानी समिट जाएगी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए।
बाकी मैंने आपको दो एक्सप्रेशन लिखवाए थे, एक डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी, एक डी फाइव बी बाई डी टी, उसमें खाली इतना ही चेंज आता है, दोनों ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहलाते हैं दोनों एक्सप्रेशन। लेकिन जब ये एक्सप्रेशन यूज होता है मतलब आपका टाइम इंटरवल काफी बड़ा था। डी फाइव बी बाई डी टी जनरली हम तब यूज करते हैं जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, वो बस इसके लिए, अदरवाइज दोनों एक ही बात कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही दोनों एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं जो आपने लिखे हैं सेकंड लॉ में। क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तब आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। 6.1 एनसीईआरटी का एग्जांपल, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट 6.2 की बातें की गई हैं, जो ऑब्जर्वेशन थी उसी पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आराम से इसको पढ़ना, इसको सॉल्व कर आना है आपको अगली क्लास के अंदर। तो 6.1 का आंसर भी आपको लिख कर आना होगा, ऑलरेडी शेयर्ड है ये भी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.1 है, होमवर्क है, पढ़ना इसको अच्छे से आप। 6.2 ये हम अभी सॉल्व करेंगे, पढ़ो इसको आप। आपका पेपर का टाइम आ रहा है, काफी जनों का भी वायरल वगैरह चल रहा है, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना पेपर के टाइम में, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। वो बाहर का खाना थोड़े दिन के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, वैसी बात करिए कोई। आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं वापस। 6.2, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस वर्टिकल इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो हमारे पास अगर कोई स्क्वायर लूप है जो कि आपने रखा है ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर, मैंने आपको ना कभी भी किसी क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे नाम अगर आ जाए तो डायरेक्शन लेना सिखाया हुआ है। डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर नहीं होती है, कहां होता है नॉर्थ डायरेक्शन, सामने होता है, बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी डायरेक्शंस आ जाए तो आपको एक डायरेक्शंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जिस रूम में आप बैठे हुए हो, एक बार और ध्यान दे लेते हैं कैसे लेनी होती है डायरेक्शन। नॉर्थ सामने है, साउथ पीछे है, आपके राइट साइड में क्या बनेगा, ईस्ट, और इस साइड वेस्ट। बहुत बढ़िया, तो आप जिस रूम में बैठे हैं यही डायरेक्शन फॉलो करनी है। नॉर्थ सामने, साउथ पीछे, राइट पे ईस्ट है, लेफ्ट पे आपके वेस्ट है, ठीक है, लेफ्ट पे वेस्ट है। अब इन्होंने बोला कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, उसकी साइड दे रखी है, ओके, रेजिस्टेंस दे रखा है, फाइन। इट इज प्लेस्ड वर्टिकली, वर्टिकली मतलब कुछ ऐसा रखा होगा। हॉरिजॉन्टली बोलते तो ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे होते हम, लेकिन अब वो वर्टिकली बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ इमेजिन होगा। अब लेकिन इट इज इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, तो हमारे पास ईस्ट वेस्ट प्लेन हमें पता है, ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन ये बनेगा। क्वेश्चन अगर कहता वर्टिकली प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ प्लेन, तो आई थिंक हमें कुछ ऐसा इमेजिन करना होता, नॉर्थ इधर साउथ इधर, ये नॉर्थ साउथ प्लेन हो जाता, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए आप एक स्क्वायर लूप इमेजिन कर रहे हो ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म लिखा हो ना लिखा हो, अपने कोर्स में तो यूनिफॉर्म ही था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतनी वैल्यू is in this direction, northeast. What is northeast direction? इस साइड, वेरी गुड। नॉर्थ सामने है, ईस्ट उधर है, नॉर्थ ईस्ट एकदम बीचों बीच जा रही होगी 45 डिग्री में, बिल्कुल बीच में से जा रही होगी, चलेगा। तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड मतलब रूम में ऐसा इमेजिन करोगे टेढ़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उधर कहीं जा रही होगी बीच में 45 डिग्री में। अब अगर इतना सब इमेजिन हो गया, अब चेक करते हैं क्या इस फेस पर इनवर्ड फ्लक्स है या आउटवर्ड फ्लक्स है, जो फेस आपको नजर आ रहा है। अगर आप इस हिसाब से पूरा लूप इमेजिन करो, लाइन से इमेजिन करोगे नॉर्थ ईस्ट, तो इस फेस पे इनवर्ड फ्लक्स मिलेगा,
और पीछे वाला फेस जो आपको नहीं नजर आ रहा लेकिन मुझे नजर आ रहा है, इस फेस पर आउटवर्ड फ्लक्स मिलेगा। वेरी गुड। पिछली क्लास याद करोगे, फ्लक्स कौन सा फेस का देखना होता था? आउटवर्ड फ्लक्स देखना होता है। तो आई थिंक अब आप पीछे वाले फेस को इमेजिन करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो पीछे वाले फेस पर आउटवर्ड फ्लक्स है, उसको सोच के अब आप इमेजिन करोगे सारी सिचुएशन। अब आप फ्लक्स लिखने बैठोगे। फ्लक्स का फॉर्मूला आई थिंक याद आ रहा होगा, बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 0.1। एरिया आई थिंक निकाल सकते हो, साइड दिया हुआ है, स्क्वायर शेप है, निकल जाएगा। कॉस थीटा में थीटा याद है किसके बीच का एंगल होता था? एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। वेरी गुड। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल होता था थीटा। अब हमें तो पीछे वाला फेस देखना है। एरिया वेक्टर कहां जा रहा होगा पीछे वाला फेस का, जो आपको नजर नहीं आ रहा? ये वाला फेस सामने नॉर्थ की तरफ, आउटवर्ड परपेंडिकुलर लेते रहे। तो इसका एरिया वेक्टर सामने जा रहा होगा नॉर्थ में, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है नॉर्थ ईस्ट में। तो बीच का एंगल कितना बनेगा? ये 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री लिखा हुआ है। बाकी जब आप 45 डालोगे तो cos 45 विल बिकम 1/√2। तो आपको ये 1/√2 का फैक्टर कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स नापते थे इसमें वेबर में, एक और यूनिट भी थी इसकी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर तो लिखा ही है, टेस्ला मीटर स्क्वायर चलेगा ना? तो वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर दो यूनिट थी इसकी। यस, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से वेबर को एनसीईआरटी प्रेफर कर रही है, हम भी कर लेंगे वेबर। लेकिन आगे की सिचुएशन देखो तो ये कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0। अब इस स्पेस में जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन कर रहे थे टेढ़ी वाली, वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दी गई 0.7 सेकेंड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गई तो जो भी लूप ये खड़ा हुआ था इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा लिखता है एनसीईआरटी नेक्स्ट स्टेप में, फाइनल फ्लक्स इज 0। अब कुछ बचा ही नहीं फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो ही नहीं रहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.7 सेकेंड पहले ये थ्योरी, 0.7 सेकेंड के बाद 0 फ्लक्स। अब हम निकाल सकते हैं चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा फाइव भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चेंज आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस आई थिंक यही आंसर बचेगा, जब एक चीज 0 है तो इनका डिफरेंस यही आंसर बचेगा। क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। करंट पे तो बाद में आते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ही मुझे नजर आया तो मुझे ये तो याद आ गया, तो फैराडे का टर्म था इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका मतलब ये फैराडे का कोई लॉ लगेगा। और उसने पूछा है मैग्नीट्यूड, सेकंड लॉ लगेगा। सेकंड लॉ पे कितना करके बताई थी उसने वैल्यू, कि आपको कितनी वैल्यू इमेजिन करनी है। डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी करके फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको डेल्टा फाइव भी पता चल गया, कितना चेंज इन फ्लक्स आ रहा है वो यही वैल्यू होगी। कितने से डिवाइड करो आप? 0.7 सेकेंड से। डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी, तो यहां पे एनसीईआरटी ने लिखा है ई की वैल्यू डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी। जनरली हमें आदत होती है डेल्टा बोले तो हम फाइनल माइनस इनिशियल सोचते हैं, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो फैराडे के लॉ में, तो आपको ध्यान रखना है बड़े में से छोटा माइनस कर रहा है। हार्डली मैटर्स कि फाइनल माइनस इनिशियल आप कर रहे हो या नहीं कर रहे। So it is not about, this formula is not about final value minus initial value. This formula gives you value of battery. बैटरी की कितनी वैल्यू इमेजिन करनी है, तो वैल्यू के लिए आपने बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो ये माइनस ही होगा, इनिशियल माइनस फाइनल लगेगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल का गेम नहीं है। डेल्टा फाइव भी इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो वो कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, यही वाली वैल्यू यहां पर आएगी, अपॉन डेल्टा टी की जगह पे 0.7 आएगा। अच्छा, एनसीईआरटी ने ये कुछ एम भी करके आंसर दिया है। स्मॉल एम समझते हो क्या होता है? वोल्ट। मिली, मिली वोल्ट। मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3 होता है। तो इनका आंसर मिली में आ रहा है। आप जब सॉल्व करोगे आपका आंसर मिली वोल्ट नहीं आएगा, आपका आंसर तो ऐसा दिख रहा होगा। जब आप सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर कुछ इस तरीके का दिखेगा, 10 की पावर -3 वोल्ट। तो आप जरूरी नहीं है मिली विली में कन्वर्ट करोगे, आपका आंसर ये चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व कर कर आओगे तो मेरे को पकड़ में आ जाएगा। अगर आप ये मिली विली लिख कर आ गए, इसके अलावा एनसीईआरटी बिल्कुल टीप कर आए हो, क्योंकि आपका आंसर ये आ ही नहीं सकता। आपका आंसर तो ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है ना? तो मिली विली में तो एनसीईआरटी कन्वर्ट करती है, आप ऐसे छोड़ सकते हो आंसर को, 10 की पावर -3 वोल्ट। फाइन, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिल गया? वैल्यू मिल गई, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि इसमें करंट कितना दौड़ रहा होगा। अब करंट सीख लो आप। करंट दौड़ने के लिए इस टॉपिक में लगता है ओम का लॉ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं हमारे कोर्स के, एक लगता है फैराडे लॉ टू गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक लगता है ओम का लॉ। ओम्स लॉ कैसे लगता है वो भी सुन लो आप। अगर आपको कोई लूप है,
इसमें आपको ये इमेजिन हो गया कि 0.7 सेकंड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो 0.7 सेकंड के लिए कोई बैटरी लगेगी इस लूप के अंदर, क्योंकि बैटरी उतनी देर के लिए इमेजिन करनी है, फैराडे ने कहा था जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो 0.7 सेकंड तक आपको इस सर्किट में बैटरी इमेजिन कर रहे हो, उसकी वैल्यू निकल गई है 10⁻³ वोल्ट। लेकिन अगर सर्किट की बैटरी पता है और सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, तो V = IR लगा के करंट निकाला जा सकता है कि इस सर्किट में कितनी बैटरी लगी हुई है वो पता चल गया, इस सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, लगा लो V = IR। तो अब आपने एनसीईआरटी ने क्या किया, इसके बाद V = IR फॉर्मूला लगाया है, R नीचे भेज दोगे तो I का फॉर्मूला V/R लग गया, वोल्टेज 10⁻³ आ रही है, रेजिस्टेंस 0.5 दिया, सॉल्व किया, ये उनका आंसर आ गया। फिर उन्होंने कुछ मिली विली लिख दिया, आपका आंसर 2 × 10⁻³ एम्पियर आ रहा होगा। चाहो तो आप भी 2 मिली एम्पियर लिख सकते हो, लेकिन समझ के लिखना कि किस चीज को मिली लिखते हो, ठीक है। 2 मिली एम्पियर विल बी द आंसर फॉर करंट। तो कितने लॉ लग रहे हैं इस क्वेश्चन में? 2। पहला लॉ क्या था? फैराडे लॉ। दूसरा लॉ था ओम्स लॉ। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो साइंटिस्ट की थ्योरी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रही है, ठीक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अभी आप समझ गए हो पूरी तरीके से, इसको आपने अब सॉल्व कर कर अपनी कॉपी में आना होगा नेक्स्ट क्लास में। एक होमवर्क क्वेश्चन और है विच इज 6.3, एनसीईआरटी का ही 6.3 एग्जांपल है। इसमें भी कुछ ऐसी कहानी है, इनिशियल फ्लक्स निकलेगा, फाइनल फ्लक्स निकलेगा, फिर ΔΦB/ΔT कुछ कर रहे होंगे। पढ़ना इस क्वेश्चन को अच्छे से आप। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा, आप ये क्वेश्चन फिर भी अपनी कॉपी में लिख के लेकर आओगे। जो स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो स्टेप आप मुझसे अगली क्लास के बाद रुक के पूछ के जाओगे, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि मेरे को ये पता रहे कि हाँ भाई मेरे को ये स्टेप समझ नहीं आया, उसी पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल 6.1, 2, 3 ये भी लिख कर आने हैं, और वो जो 3 एक्सपेरिमेंट थे वो भी लिख कर आने हैं। फाइन। अब अगली क्लास का बेस बनाना है हमें। 5 मिनट अब हमें अगली क्लास के लिए चाहिए। अगली क्लास के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स की, तो इनको अभी फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है, 3 छोटे छोटे पॉइंट्स है, ध्यान से सुनते हुए चलना। हुआ क्या था कि अभी ना आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चैप्टर 4 में पढ़ाई गई थी, एक करंट कैरिंग लूप के लिए ऐसी दिखती हैं। तो ये चैप्टर 4 की एनसीईआरटी की फिगर मैंने उठाई है, तब भी देखी थी हमने चैप्टर 4 में, एक करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखती हैं। बट अब आप यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर करंट कैरिंग लूप फॉर चैप्टर 6। जब चैप्टर 6 की बात आए और अगर कभी कोई करंट कैरिंग लूप अगर आपको इमेजिन करना पड़े, तो आपको ये करंट कैरिंग लूप, लेट्स से ये येलो कलर का मैंने बनाया यही वाला लूप, लेकिन आपको खाली ये 3 लाइन इमेजिन करनी है, आपका काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका, बस आप ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिन करना। जब भी करंट कैरिंग लूप की कोई बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिन करो, इस करंट कैरिंग लूप की 3 लाइन से आपका काम चल जाएगा। चैप्टर 6 के लिए ये फिगर है, चैप्टर 4 के लिए ये फिगर है, ठीक है। अगली क्लास में मुझे करंट कैरिंग लूप बहुत बारी बनवाना पड़ेगा आपको, तो हम 3 लाइन से अपना काम चला लिया करेंगे। तो ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, ये भी हमें लिख कर आने हैं। अभी पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इजी पॉइंट है, देखो कैसे बनानी होगी लाइंस। यहां पर डैश लाइन बनी हुई है येलो कलर की, डैश लाइन का मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा, ये सॉलिड लाइन है, इसका मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड, ये राइट हैंड रूल लगता था, चैप्टर 4 में ही पढ़ते थे, रिपीट कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओगे और चेक करोगे अंगूठा किस तरफ जा रहा है। अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी, ये एरो उसी डायरेक्शन में डलते हैं। तो जो आप ये 3 लाइनें बनाओगे, इन 3 लाइनों के लिए डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल लगता है। तो करंट की डायरेक्शन में पीछे से करंट उधर जा रहा है, आगे से करंट ऐसे घूम रहा होगा, तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, एरो ऊपर बनेंगे, एक बार। फिर यहां पे कोई डॉट क्रॉस लिखा हुआ है, वो भी समझ लो किस सेंस में लिखा जाता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्लास में। ऊपर वाला फेस अगर आप देखोगे तो आपको यहां से लाइंस बाहर निकलती हुई नजर आ रही होंगी। तो ऊपर वाले फेस के लिए लाइंस अगर बाहर निकल रही हैं तो इसको बोलते हैं डॉट। डॉट मतलब इस फेस से लाइन बाहर निकल रही है। नीचे वाला फेस देखोगे तो ये वाली लाइंस अंदर जाती हुई नजर आएंगी फेस के, इसके लिए लिखते हैं हम क्रॉस। तो नीचे वाले फेस पे लाइन अंदर जा रही है तो वो क्रॉस, ऊपर वाले फेस से लाइन बाहर निकल रही है तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर डॉट बोलते हैं ऊपर वाले फेस के लिए, ठीक है। इसमें मैंने और भी एग्जांपल दिए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक एग्जांपल आप अभी ही सॉल्व करो इसका, वो है ये एग्जांपल नंबर 2। अगर ऐसी फिगर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिन करो, तो 3 लाइन इमेजिन करोगे आप, 1
2 3, 1 2 3। एरो की डायरेक्शन आप बताओ, लेफ्ट या राइट क्या बनाओ? अब वो अपना राइट हैंड रूल लगाओ इस फिगर Right में। to left. लेफ्ट, फाइनली लेफ्ट, है ना? तो क्या करंट की डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे, ऐसे घूमेंगे फिंगर्स, तो आपका ये बन जाएगा, अंगूठा उधर जा रहा है, डायरेक्शन बनेगी लेफ्ट। ये बनेगी आपकी डायरेक्शन। ऐसी कुछ इमेजिन करनी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब आगे की कहानी और सीख लो। डॉट और क्रॉस भी बताओ। ये वाले फेस पे जो इस साइड से नजर आ रहा है, डॉट या क्रॉस? क्रॉस। Cross. यहां पे लाइन अंदर घुस रही है, वेरी गुड, क्रॉस। इस वाले फेस पे बताओ क्या नजर आ रहा है? डॉट। इधर वाले फेस से लाइन बाहर निकल रही है, डॉट। डॉट क्रॉस भी कहानी समझ में आ रही होगी। ये वाला, इसके सॉल्यूशन मैंने नीचे रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो अभी के लिए आपको नजर सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है, नीचे मैंने सॉल्यूशन रखे हैं, आप आराम से सॉल्यूशन भी देख सकते हो। लेकिन प्लीज बिना सॉल्यूशन के खुद से एनालाइज करना, तो स्ट्रांग बनोगे आप टॉपिक में। फाइन, ठीक है। एक तो ये छोटी सी बात है, दो छोटी छोटी बातें और पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। सेकंड पार्ट ये, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिन करनी हुई किसी बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चैप्टर 6 के लिए इतने से काम चल जाएगा हमारा। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअल में ऐसी नहीं होती, ये लाइन पूरी घूम के आ रही होती है। लेकिन हमारे लिए चैप्टर 6 के लिए मैंने ये बात लिखी है। तो जब आप ये टॉपिक लिखोगे तो प्लीज चैप्टर 6 साथ में लिखना कि उसके लिए इतने से काम चल रहा है। क्या याद रखना है? नॉर्थ पोल से 3 लाइन बाहर निकालनी है, साउथ पोल पे 3 लाइन अंदर डालनी है, खत्म। हमारा काम चल रहा होगा इतने से। ठीक है, तो चैप्टर 6 में मैग्नेट के लिए 3 लाइन बाहर निकालनी है, 3 लाइन अंदर डालनी है, साउथ पोल पे अंदर, नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही होंगी लाइन। दूसरा पॉइंट यहां पे फिनिश होता है। आखिरी पॉइंट नेक्स्ट क्लास के लिए ऐसा कुछ लिखा गया है, कमेंटिंग ऑन नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ गिवन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके की नजर आ रही है, उस पर आपको कमेंट करना होगा। वो देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या करना है इसमें। एक कॉइल दिया हुआ है और यहां पर एक मैग्नेट दिया हुआ है। नॉर्थ पोल इस तरफ जा रहा है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि नॉर्थ पोल से 3 लाइनें बाहर निकालनी है, तो 3 लाइनें बाहर बनती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, इस ऑब्जर्वर को ना ये वाला फेस नजर आ रहा है, ये वाला फेस। क्या इस ऑब्जर्वर के लिए इस वाले फेस पे लाइन अंदर की तरफ घुस रही है? नॉर्थ पोल से तो बाहर निकलती है लाइन, लेकिन इस फेस पे तो अंदर घुस रही है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए लाइंस का नेचर क्रॉस है। लेकिन ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा है। एरो का मतलब मोशन होता है इस चैप्टर में। तो ये मैग्नेट इधर जा रहा है। मैग्नेट अगर इधर जा रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस जो अंदर की तरफ घुस रही होंगी, आई थिंक उसकी संख्या बढ़ रही होगी। तो इस ऑब्जर्वर के लिए क्रॉस बढ़ रहे हैं फॉर दिस फिगर। आ रहा है समझ में क्या आप बोल रहे हैं? इस ऑब्जर्वर के लिए, इस फिगर के लिए, ये ऑब्जर्वर को ये वाले फेस पे क्रॉस बढ़ता हुआ नजर आएगा विद टाइम। लाइन जो अंदर की तरफ जा रही है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। और भी एग्जांपल है, आप एनालाइज करना कि यही सब सही चल रहा है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो ये, इस ऑब्जर्वर के लिए ये कहानी है, ये मैग्नेट है, इधर चल रहा है, साउथ पोल है, साउथ पोल है तो 3 लाइन इधर दिखाई है। अब सोचो ये वाले फेस पर इस ऑब्जर्वर को डॉट या क्रॉस क्या लिखूं? डॉट, बढ़िया। क्योंकि इस फेस पर साउथ के लिए तो 3 लाइन इधर बनाई, लेकिन ये वाले फेस पे लाइंस बाहर निकलती हुई नजर आ रही होंगी हमें। तो ये ऑब्जर्वर को डॉट नजर आएगा, दैट इज फाइन। मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो डॉट बढ़ रहा है या कम हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, वेरी गुड। जो लाइनें अभी फिलहाल, ये वाली लाइन यहां से निकल रही है, जब मैग्नेट दूर चला जाएगा तो ये लाइन जो यहां से निकल रही थी वो इस साइड से कहीं निकलती हुई नजर आएगी, तो वो इस लूप के साथ लिंक नहीं करेगी, डॉट कम हो रहा होगा। ये वाली फिगर को अगर एनालाइज करना चाह रहे हो, क्योंकि इस फिगर में थोड़ा सा दिक्कत आती है कुछ जनों को, हो सकता है आप गेन कर गए हो। ऐसा कुछ बात चल रही है कि यहां पर ये साउथ पोल है, इसको इधर चला रहे हो आप, ये नॉर्थ है। मैं आपको बोल रहा था कि आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनानी है 3। तो आप ये इमेजिन कर रहे हो कि अगर हम इसको दूर लेके जाएंगे तो जो लाइंस अभी इसमें से पास कर रही थी वो लाइंस पास करना बंद हो जाएंगी जब आप दूर लेके चले जाओगे। तो ये वाली लाइन जो अभी इसमें से जा रही थी जब ये पास था, अब जब ये तो अब नहीं जा रही इसमें से, तो डॉट की संख्या कम हो रही होगी विद टाइम। तो इस ऑब्जर्वर के लिए हम बोलेंगे डॉट की संख्या कम हो रही है फॉर द गिवन फिगर। चलेगा? बस इतना काम हमें करना है। अब 3 पॉइंट्स हो गए जो आपको लिख कर लाने हैं। 3 एक्सपेरिमेंट, 3 एग्जाम्पल और ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स। ठीक है, काफी कुछ है लिखने के लिए।
लेकिन अगली क्लास में हम मुलाकात करेंगे। अभी आपने जो पिछली क्लास के 3 न्यूमेरिकल से वो दिखाने हैं और जिन्होंने नहीं किए हैं वो भी सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, अभी का क्लास एंड कर रहे हैं। सो मैं आपका एक डाउट था, आप रुक जाना प्लीज, वो भी लेता हूँ मैं।